Hello everyone, this is Shekhar and welcome to Pi Political CUT 2022 Political Science Module 1। जैसा कि हमने पिछले अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे 10 to 15 लेक्चर्स में। उसका फर्स्ट मॉड्यूल आज हम आपके सामने लाने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम एस्पायरेंट्स फॉर CUT 2022 UG। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे आर कॉलियर के एक लाइन से, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड। हम जो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, अगर आप दिन में 1 घंटे भी अगर आप डेडिकेटेड हो के पढ़ाई करते हैं तो वो आपके सक्सेस में बहुत ज़्यादा काम देगा। आप कोई भी काम अगर छोटे छोटे स्टेप्स में डेली एक छोटा एफर्ट डालते हैं तो वो सम अप होके आपको एक बहुत ही बिग रिजल्ट्स दे सकता है। ओके, ये जो वीडियो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ये छोटे छोटे एफर्ट्स हैं। अगर आप इनको सम अप करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सक्सेस मिले और उसके राह में आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। हमने अपने सिलेबस को 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनमें से फर्स्ट 2 टॉपिक्स मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस एंड सेकेंड, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ओके फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि जब इंडिया 15 अगस्त 1947 को जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम 2 पार्टीज़ मेजॉरिटी में थी, फर्स्ट मुस्लिम लीग और सेकंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जैसा कि आप सभी को हिस्ट्री मालूम ही है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड की थी और वे वहाँ चले जाते हैं। इंडिया में एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस रह जाता है जो रहती है कांग्रेस। ये जो आपको 2 बैलों की जोड़ी दिख रही है ये उस समय की कांग्रेस पार्टी का सिंबल हुआ करता था, जो कि आजकल पंजे के निशान के तौर पे हमें दिखता है। आइए स्टार्ट करते हैं। चूँकि इलेक्शंस 47 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम हमारे इलेक्शंस नहीं हुए थे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इलेक्टेड नहीं थी। इस बात को एकदम आप रिमेंबर कर लीजिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को और जब वो इफ़ेक्ट में आता है 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे देश में सोचा जाता है कि अब हमें एक इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने की ज़रूरत है। उसके लिए 1950 में जनवरी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, उसको सेटअप किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सुकुमार सेन हमारे इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनके नाम को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, सुकुमार सेन। क्या नाम है? सुकुमार सेन। और हमारे जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं वो 1950 में स्टार्ट हो जाते हैं। उस टाइम के आप पॉपुलेशन और डेमोग्राफी को आप देख सकते हैं, 17 करोड़ वोटर्स थे, जो आज 121 हो चुके हैं, 121 करोड़। आप कंपेयर कर सकते हैं। हु हैड टू इलेक्ट अबाउट 3200 MLAs एंड 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। आप इस फिगर को याद कर लीजिए, 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा जिनको उन्हें इलेक्ट करना था। एक इस नंबर को याद कर लीजिए और एक नंबर आप खुद से सर्च करिएगा कि अभी प्रेजेंट में लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं। ओके, चाहिए नेक्स्ट। इलेक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, बट बात आती है कि हम इलेक्शंस करवाएंगे कैसे, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न हम देखते हैं वो EVM बेस्ड है। EVM का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM। बट EVM जो है वो आती है 1990s में। ओके, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, जब हमारा फर्स्ट इलेक्शन हो रहा था, तब हमने कौन से मेथड को अडॉप्ट किया था? उस टाइम हमने बैलेट पेपर का यूज करना स्टार्ट किया था, जिसमें लोग जाते थे और अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सिंबल पर जाके वो एक मुहर लगाते थे और जाके फिर उसको एक बॉक्स में डाल देते थे। ओके, 1990s तक बैलेट पेपर का यूज होता था और उसके बाद से फिर EVM स्टार्ट हो गए, जो 2004 से फुल इंडिया में हर लेवल के इलेक्शंस में स्टार्ट हो गए। ओके, अब बात आती है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, मीन्स कांग्रेस का डोमिनेंस। कांग्रेस ने फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस तक अपनी डोमिनेंस बनाई रखी। आप इस फिगर में इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं, जो येलो पोर्शन है वो दिखाता है कि कांग्रेस मेजॉरिटी में थी। ओके, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबको एक्सपेक्ट था कि वो उनको जीतना ही जीतना है, क्योंकि हमने अभी आज़ादी पाई थी और आज़ादी में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका थी।
सो ये बहुत ही जनरल था कि उनको जीत मिलेगी, और उन्होंने 489 सीट्स में 364 में विनिंग हासिल की थी। ओके, बट इसके बाद भी एक अपोजिशन पार्टी जो उस समय इमरजेंट होती है वो होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं नीचे में केरला साइड में जो रेड पार्ट है वो थी सीपीआई, जिसने 16 सीट्स जीती थी केवल। बट जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं 1957 में, तो वो केरला लेजिस्लेचर में सबसे बड़ी पार्टी बनती है और फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन एनी स्टेट बन के उभरती है। सो आइए हम जानते हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ कौन कौन सी मेजर अपोजिशन पार्टीज़ थी उस एरा में। सो फर्स्ट आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। अभी भी आप केरला में अगर देखेंगे तो वहाँ पे इसी की सरकार है। सो फर्स्ट ईएमएस नंबूदरीपाद जो कि इसके लीडर थे, उन्होंने ही वही फर्स्ट टाइम सीएम बने थे सीपीआई की ओर से। तो आप इनके नाम को ज़रूर याद करिएगा, ईएमएस नंबूदरीपाद। ओके, तो सीपीआई ने इस फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 16 सीट्स जीती थी और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बनी थी। तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम कौन थी। सो वो थी सीपीआई, और इसके कंसंट्रेशन केवल केरला में नहीं थे, आंध्र प्रदेश में भी थे, वेस्ट बंगाल में भी थे और बिहार में भी था। फिर आते हैं इनके इम्पॉर्टेंट मेजर लीडर्स कौन थे जो इसको लीड कर रहे थे। सो उनमें कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ईएमएस नंबूदरीपाद का मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा ए गोपालन सर, CSA डांगे सर, PC जोशी सर, अजय घोष एंड P सुंदरैया, ये नोटेबल लीडर्स थे सीपीआई के। ओके, बट 1964 में जब सोवियत यूनियन एंड चाइना में आइडियोलॉजिकल शिफ्ट होती है, सो इनमें स्प्लिट हो जाता है और सीपीआई एंड CPIM इनमें दो डिफरेंस हो जाते हैं, जिसमें CPIM में M मीन्स मार्क्सिस्ट हो जाता है। ओके, और ये दोनों पार्टी अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, बट इनका उतना इम्पोर्टेंस इलेक्शंस में नहीं रह गया है। देन आता है भारतीय जन संघ। आप सभी ने बीजेपी का नाम सुना है। सो बीजेपी के जो ओरिजिन हुआ है वो इसी पार्टी से हुआ है, भारतीय जन संघ। भारतीय जनसंघ कब बना था? 1951 में। इसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि एक RSS वर्कर थे और हिंदू महासभा के भी बहुत बड़े लीडर थे। सो जनसंघ बहुत ही मार्जिनलाइज्ड पार्टी थी उस टाइम पे। उसने केवल 3 लोकसभा सीट्स जीती थी 1952 के इलेक्शंस में। उसके जो मेन लीडर्स थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक। ओके, सो भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इट्स रूट्स टू दी भारतीय जनसंघ। सो बीजेपी भारतीय जनसंघ से ही निकली है। देन आता है स्वतंत्रता पार्टी। ये भी एक अपोजिशन पार्टी थी। इसका फॉर्मेशन हुआ था अगस्त 1959 में, नागपुर रिजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस। ओके, तो स्वतंत्रता पार्टी के जो मेन लीडर्स थे वो ओल्ड कांग्रेस मैन ही थे। एक बात आप लोग अगर पढ़े होंगे या जो भी हो, तो उसमें ये होता है कि कांग्रेस पार्टी जो कि इंडिपेंडेंस के पहले थी, उसके अंदर भी बहुत सारी इंडिपेंडेंट पार्टीज बन चुकी थी जो कि उसकी एक शाखा के तौर पे, ब्रांच के तौर पे वर्क करती थी। तो उन्हीं में से एक पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, जिसमें C राजगोपालाचारी जी थे। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फेमस पॉलिटिकल लीडर्स। इस एरा में जो भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनके बारे में जानते हैं, जिनमें फर्स्ट आता है नाम राजकुमारी अमृत कौर का। वो एक गांधीयन फ्रीडम फाइटर थी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट लीडर्स आचार्य नरेंद्र देव, वेरी बिग नेम। कहा जाता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को इन्होंने ही स्टार्ट किया था, और जो सोशलिस्ट मूवमेंट है इंडिया में उसमें इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। देन थर्ड BR अम्बेडकर। इनके परिचय की किसी को ये परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं कि एंटी कास्ट मूवमेंट के लीडर रहे हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रह चुके हैं। इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को स्थापना की थी। इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ये वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रह चुके थे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? BR अम्बेडकर, और नेहरू जी की फर्स्ट कैबिनेट में ये मिनिस्टर रह चुके हैं। सो इसमें से आपको याद क्या क्या करना है? फर्स्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? चेयरमैन थे। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। तो उसके अलावा बनता है
इनकी पार्टी कौन सी थी जिसका इन्होंने फॉर्मेशन किया? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इन 2 पॉइंट्स को आप ज़रूर से याद कर लीजिए और बाकी पॉइंट्स को भी आप कई बार रिपीट कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। देन नेक्स्ट, रफ़ी अहमद किदवई साहब, ये कांग्रेसी लीडर थे। आपको इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट आप ये याद करिए कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे। ये बिलोंग करते थे यूपी से। देन दीनदयाल उपाध्याय, रिसेंट में दीनदयाल उपाध्याय नाम बहुत फेमस हुआ है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है। सो आप इनके नाम को बहुत ज़्यादा, इनके बारे में आप डिटेल्स को याद रख लीजिएगा कि ये भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे। ओके, और इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म उनका एक कॉन्सेप्ट था। देन नेक्स्ट आते हैं सी राजगोपालाचारी। आप सभी को पता है सी राजगोपालाचारी कौन थे? सी राजगोपालाचारी फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। ओके, जब हमको इंडिपेंडेंस मिलती है उसके बाद इनको ही इंडिया का गवर्नर बनाया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी ड्यूरेशन होती है 1948 टू 1950। ओके, सो ये बात आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्ना अवार्ड। ओके, फाउंडर ऑफ द स्वतंत्रता पार्टी। देन नेक्स्ट आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हैं? भारतीय जनसंघ पार्टी के चैप्टर में। ये उसके फाउंडर थे, भारतीय जनसंघ के, या आप कह सकते हैं बीजेपी के फाउंडर थे। ओके, देन नेक्स्ट, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो चुका है, जो उसमें मेन पॉइंट्स थे जिनसे आपके क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते थे। ओके, सो मैंने वो सभी पॉसिबल क्वेश्चंस ले लिए हैं, आपको उसको रिपीट करना है 1 to 2 टाइम्स। ओके, सो हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। अब हमने नेशन बिल्डिंग एक बहुत ही मेजर टास्क होता है। एक घर को अगर हमको बनाना होता है तो उसमें आप देखते होंगे कि लोगों को कई साल लगते हैं, लोगों के बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। सो एक नेशन को क्रिएट करना जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, और जिसका पार्टीशन भी हो चुका है। बहुत सारी दिक्कतें थी, तो उनके बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। इनमें जो मेजर पॉइंट्स है जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है उनको हम देखते हैं। 3 चैलेंजेस। जब हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, तो इंडिया के सामने 3 चैलेंजेस थे। फर्स्ट चैलेंज ये था कि हम अपने नेशन को किस तरीके से उसको हम यूनाइट रख सकते हैं, क्योंकि हमने पार्टीशन के दर्द को इंडिपेंडेंट होते ही झेला था। हम वो चीज़ वापस से रिपीटेशन नहीं चाहते थे। इसीलिए हमारे जितने भी लीडर्स थे उन्होंने इस चैलेंज को इस हिसाब से एक्सेप्ट किया कि हमको अपनी कंट्री को एक एकोमोडेटिव कंट्री बनानी है जिसमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलीव्स एंड फेथ के लोग रहते हैं और सबको यूनाइट करने के लिए जो बेस्ट टाइप ऑफ गवर्निंग सिस्टम था वो डेमोक्रेसी ही अवेलेबल है। हमने डेमोक्रेसी को इसीलिए एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। एंड थर्ड चैलेंज आता है डेवलपमेंट का और सभी के भलाई का, सबके वेलबींग का, वेलफेयर का, ना कि कुछ सेक्शंस का। तो इन 3 चैलेंजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने बहुत ही अच्छे से उसको डिफेंड किया है, उसको फेस किया है और उसका नतीजा आज हमारे सामने है। उसमें फर्स्ट आता है यूनाइट करने का, कि आखिर हम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरियाज़ को कैसे यूनाइट रखें, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो बहुत सारे राजे रजवाड़े होते हैं जो कि इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते या कहीं और जाना चाहते हैं या खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। उन सभी को एक जगह इकट्ठा करने की भाग दौड़ की गई। उसी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू व्हाट वर कॉल्ड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था उसको ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट में डिवाइड किया गया, जिसमें टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, जो कि जिनको अपने इंटरनल अफेयर्स में टोटली कंट्रोल प्राप्त थी। ओके, एक तरीके से ये वो राजे रजवाड़े थे जिन्होंने अपने आप को ब्रिटिश गवर्नमेंट के टोटल कंट्रोल में न दे करके उनसे कुछ फ्रीडम प्राप्त कर ली थी और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सुप्रीमेसी थी उसको एक्सेप्ट कर चुके थे। इसीलिए इनको इंडिपेंडेंट रखा गया था। सब बात आती है इनको हम कैसे अपने में एसिमिलेट करते हैं अपनी न्यू कंट्री में। उसमें ज़्यादातर 565 में ज़्यादातर तो सरदार पटेल साहब ने अपने देश में शामिल करा लिया, बट कुछ स्टेट्स में दिक्कतें आईं, जिसमें फर्स्ट आता है जूनागढ़,
बट जूनागढ़ के जो प्रॉब्लम थी उसको लोगों के साथ प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह करा करके उसको दूर कर लिया गया था और इस तरह जूनागढ़ इंडिया में शामिल हो गया। देन नेक्स्ट आता है हैदराबाद। हैदराबाद में निज़ाम का शासन था जो कि इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते थे, बट किसी तरीके से जब वहाँ की जनता को ऊपर उनके अत्याचार बढ़ते हैं तो पुलिस फोर्स भेजकर, इंडियन आर्मी को भेजकर निज़ाम को गद्दी से हटाया जाता है और हैदराबाद को इंडिया में शामिल कर लिया जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे याद आया है। एक बात आप याद रखिएगा कि इन सभी प्रिंसली स्टेट्स में हैदराबाद सबसे बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट था। हैदराबाद बहुत ही बिग स्टेट था। ओके, सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट कौन था तो हैदराबाद था, इसे 1948 में एसिमिलेट कर लिया गया। देन थर्ड आता है मणिपुर। मणिपुर के लोग भी मणिपुर के महाराज चाहते थे कि मणिपुर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, बट वहाँ की पब्लिक को ये मंजूर नहीं था। सो पब्लिक के प्रेशर में आके महाराजा ने मणिपुर में इलेक्शंस करवाए जून 1948 में, और इसकी वजह से वहाँ पे एक इलेक्शन होते हैं जिसमें लोगों ने इंडिया में शामिल होने के पक्ष में वोट किया। ओके, सो मणिपुर इस तरीके से शामिल हो जाता है। एंड फोर्थ कश्मीर आप सभी जानते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन साइन किया जाता है महाराजा हरि सिंह द्वारा, जिसके थ्रू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन जाता है। सो अब बात आती है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की। हमने उन प्रिंसली स्टेट्स को अपने में शामिल कर लिया, बट हम जो इंडिया के जो लीडर्स थे वो इन पार्ट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के तौर पे उनको डिवाइड करना चाहते थे कि जहाँ पे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव नज़रिए से सहूलियत रहे वैसा हम डिवाइड करेंगे। बट हुआ ये कि लोगों ने भाषा के आधार पर और बाकी आधार पर तरह तरह के विवाद स्टार्ट हो गए, झगड़े शुरू हो गए, आंदोलन होने लगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है विशाल आंध्रा मूवमेंट। विशाल आंध्र, इसको आप पार्ट में करेंगे, दैट इज द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्रा, अलग से आंध्र प्रदेश बनाने के लिए, जिसमें तेलुगु स्पीकिंग लोग होंगे और इसको मद्रास प्रोविंस जो कि तमिलनाडु या कर्नाटक का पोर्शन था उससे अलग करना था। और इसमें एक आते हैं पोट्टी श्रीरामुलु जो एक कांग्रेसी लीडर थे, उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था और भूख प्यास से उन्होंने अपने देह को त्याग दिया था। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे लीडर्स पे आ जाता है। सो इस वजह से एक सेपरेट आंध्रा स्टेट दिसंबर 1952 में क्रिएट हो जाता है। बट इसके वजह से एक डिफरेंस आता है, एक बहुत ज़्यादा चैलेंज आ जाता है हमारे लीडर्स के सामने कि लिंग्विस्टिक आधार पे और भी डिमांड्स होने लगती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को इन डिमांड्स को टैकल करने के लिए 1953 में दोबारा से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना करनी पड़ती है, और वो कमीशन अपनी रिपोर्ट को 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तौर पे पास करवाता है, जिसके तहत हमारे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का क्रिएशन होता है। सो चूँकि आंध्र प्रदेश का जो फॉर्मेशन था लिंग्विस्टिक आधार पे हुआ था, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं एमसीक्यू तौर पे कि आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट था जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्मेशन किया गया था। उसके अलावा और कौन कौन से पार्ट्स में हुए थे, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात कब क्रिएट हुए 1960 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे, महाराष्ट्र मराठी लोगों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए। देन 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग होते हैं पंजाब से। हरियाणा हिंदी स्पीकिंग एरिया रहता है, हिमाचल पहाड़ी बोली या हिंदी बोली, और पंजाब पंजाबियों के लिए। देन मेघालय और आसाम से अलग होता है, मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग अलग स्टेट्स बनते हैं 1972 में, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भी एक न्यू स्टेट के तौर पे सामने आते हैं 1987 में, और उसके बाद नागालैंड 1963 में स्टेटहुड प्राप्त करता है। सो इन डेट्स को आप एक बार एक कॉपी पेन लेके एक जगह आप उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि इन स्टेट्स का फॉर्मेशन कब हुआ था। ओके, सो यहीं पे हमारा ये जो 2 टॉपिक्स थे हमारे, ये देखिए, फर्स्ट द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस एंड सेकंड नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। इन 2 को हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया है। इसके आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम अपने नेक्स्ट सेशन में एड्रेस करेंगे। सो आप इसी तरीके से कनेक्टेड रहिएगा
हम इन सभी सेशंस में आपको वो पार्ट बताएंगे जो आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप देंगे और आपके सक्सेस को, आपके जो एम है, आपका जो सपना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, उसको आप पूरा कर सकेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच।